हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोहम्मद शाविद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएस इको स्टडी वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने एक नए टॉपिक यानी कि जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांतों को। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम कई सिद्धांतों को पढ़ेंगे जो कि जनसंख्या संक्रमण से संबंधित हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा। सबसे पहला हमारा होगा मॉलथस का जनसंख्या सिद्धांत। ठीक है, मॉलथस का जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे हम नवमॉलथसवादी। नवमॉलथसवादी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत ऐसे ही लिख देते। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम कार्ल मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत। जनसंख्या सिद्धांत। ठीक है, और फिर चौथे नंबर पढ़ेंगे हम अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। और फिर लास्ट में पढ़ेंगे पांचवा अपना जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सिद्धांत हैं जनसंख्या संक्रमण के, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत यानी मॉलथस का जनसंख्या सिद्धांत। तो स्टार्ट करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने मॉलथस के जनसंख्या सिद्धांत को। तो ये जो सिद्धांत है यानी कि जो मॉलथस का जनसंख्या सिद्धांत है, ये मॉलथस जो कि एक इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा अपने एक लेख जो प्रकाशित हुआ था उनका 1798 में, जिसका नाम था NSC ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। कौन सा, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये लिख लेते हैं ताकि ध्यान रहे। NSC ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो इनका ये लेख प्रकाशित हुआ था 1798 में। ठीक है, जिसमें इन्होंने जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत को अपने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो इस सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया, यानी कि जब ये लेख प्रकाशित हुआ उसमें जो सिद्धांत दिया था इन्होंने, तो उसमें उन्होंने क्या व्याख्या की कि जो जनसंख्या है उसमें जो वृद्धि होती है वह कैसे होती है, वह होती है गुणोत्तर श्रेणी में, यानी कि बीजगणितीय रूप में, जिसे हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड में, जैसे कि 2, 4, 8, 12 नहीं 16, 8 का रूप में 16 और 32 और इसी तरह आगे भी। ठीक है, तो ये कौन सी कहलाती है, हमारी गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि जो होगी हमारी, वो किस श्रेणी में होती है, गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी, या फिर इसे भी हम कहते हैं बीजगणितीय। ठीक है, या फिर इंग्लिश में हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो कैसे होती है, गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे ही दुगनी होती जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम बीजगणितीय या फिर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी कहते हैं। और जो हमारे खाद्य आपूर्ति के जो साधन है, ठीक है, उनमें जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, वह होती है हमारी समानांतर श्रेणी, यानी कि जैसे कि मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कौन सी कहलाती है हमारी, ये कहलाती है हमारी खाद्य आपूर्ति साधन। ठीक है, तो इसमें जो वृद्धि होती है वह कैसी होती है हमारी, वह होती है समानांतर श्रेणी में। ठीक है, जिसे हम अंकगणितीय श्रेणी भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारी समानांतर श्रेणी। ठीक है, या फिर कह सकते हैं अंकगणितीय। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम अर्थमेटिकल भी, मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, ठीक है,
तो इन्होंने क्या बताया अपने सिद्धांत में, यानी कि जो इनका सिद्धांत है वो किससे पर रिलेटेड है कि जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति के मध्य का जो संबंध है ये उसको दर्शाता है मॉल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वह कैसी होती है, गुणोत्तर, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में, यानी कि हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के रूप में, जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, और जो हमारी खाद्य आपूर्ति के साधन है तो उनमें कैसी होती है, समानांतर श्रेणी में, यानी कि अंकगणितीय यानी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन होता है उसमें, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। ठीक है, तो इस तरह से जो ये हमारा प्रोग्रेशन है, तो उन्होंने क्या बताया कि जो अंकगणित जो जनसंख्या है यदि उसमें लगातार ऐसे ही वृद्धि होती रही तो जो जनसंख्या में वृद्धि है वो खाद्य आपूर्ति के साधनों में वृद्धि की तुलना में तीव्र गति से होगी, और जो कि प्रत्येक जो 25 वर्ष है उसमें क्या होती जाएगी, दोगुनी होती जाएगी। यानी कि जो जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, मान लीजिए आज 100 करोड़ है तो अगले 25 वर्षों में कैसी हो जाएगी, वो 200 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, और जो कि खाद्य आपूर्ति के जो साधन की जो वृद्धि है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा तेज गति से होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने इस जनसंख्या के सिद्धांत में खाद्य आपूर्ति और जो जनसंख्या हमारी वृद्धि उसमें संबंध दर्शाया है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो मॉल्थस ने इस सिद्धांत में क्या बताना चाहा है कि यदि जनसंख्या में गुणोत्तर श्रेणी में ही वृद्धि होती रही और जो खाद्य उत्पादन के हमारे साधन है उसमें समानांतर श्रेणी से ही वृद्धि होती रही, तो भविष्य में क्या होगा कि जो खाद्य उत्पादन है के साधन है और जो हमारी जनसंख्या है उसमें क्या हो जाएगा, एक असंतुलन सा पैदा हो जाएगा। ठीक है, और जिसके कारण क्या होगा, जो वो देश है या फिर जो अर्थव्यवस्था है उसमें निर्धनता, भुखमरी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी उनकी कल्पना थी। तो उन्होंने इस समस्या को से निपटने या फिर हम कह सकते हैं इस समस्याओं से नियंत्रण पाने के लिए कुछ उपाय बताए थे, यानी दो प्रकार के उपाय बताए थे। तो सबसे पहला उसमें है हमारा नैसर्गिक उपाय, जिसे हम प्राकृतिक उपाय भी कह सकते हैं और प्राकृतिक नियंत्रण भी कह सकते हैं, और दूसरा हमारा होता है निवारक नियंत्रण, यानी कि जिसे हम नैतिक नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि यदि हम जनसंख्या के नियंत्रण के लिए अगर नैतिक उपायों को नहीं अपनाते हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि नैतिक उपाय कौन कौन से हैं, जैसे कि मान लीजिए आत्मसंयम, ठीक है, और विवाह में देरी यानी कि देर से विवाह करना, और बच्चों में देरी यानी विवाह के बाद बच्चे उत्पन्न कर बच्चों की प्लानिंग में अधिक समय होना मतलब लेना, और या फिर जो बच्चे हैं उनके मध्य जो गैप है उसमें 3 साल से अधिक का लगभग, मतलब जो हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में कि बच्चों के जन्म के भीतर समय अंतराल होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने इसकी बात कही कि अगर हम इन तरीकों से यानी कि नैतिक नियंत्रणों के माध्यम से जनसंख्या पर वृद्धि नहीं लगाते हैं तो फिर क्या होगा, जो हमारी नैसर्गिक जो नियंत्रण है यानी कि जो प्राकृतिक नियंत्रण है यानी कि जो प्रकृति है हमारी, फिर वो जनसंख्या पर नियंत्रण करेगी। और वो कैसे करेगी, वो इस तरीके से करेगी कि बाढ़, सूखा, और हमारी होती है ओलावृष्टि हो गई, और ये हमारा युद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरह की जो ये घटनाएं हैं इससे क्या होता है, उस देश में बहुत सारी मृत्यु होती है। जैसे मान लीजिए महामारी हो गई, अभी आपने हाल फिलहाल में ही देखा कोरोना, ठीक है, महामारी हो गई, तो इससे काफ़ी सारी मौतें होती हैं जिससे कि जनसंख्या नियंत्रण होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम नैतिक नियमों यानी नियंत्रणों के माध्यम से जनसंख्या पर वृद्धि नियंत्रण नहीं करते हैं तो क्या होगा, प्रकृति फिर अपने तरह से उस पर नियंत्रण करेगी। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने जो है जनसंख्या के नियंत्रण के उपाय बताए थे। ठीक है, तो इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो खाद्य आपूर्ति है और जो जनसंख्या है उसके मध्य किस तरह का संबंध है। ठीक है, तो मॉल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में क्या बताया था कि जो हमारी खाद्य आपूर्ति है वो कैसे बढ़ती है, वो बढ़ती है केवल समानांतर श्रेणी में, और जो हमारी जनसंख्या है वह कैसे बढ़ती है, वो बढ़ती है गुणोत्तर श्रेणी में, यानी कि 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारी जनसंख्या का ग्राफ है जो कि जैसे कि एकदम से बढ़ता हुआ होगा। ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि 2, 4, 8, 16 ऐसे इस टाइप से बढ़ रहा है लगातार। और जो हमारा खाद्य उत्पादन के साधन का है तो वो कैसा होगा, वो समानांतर यानी कि एक सीधी रेखा के समान चलेगा, क्योंकि उसमें वृद्धि कैसी हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा खाद्य आपूर्ति का, ठीक है, साधनों का, खाद्य पदार्थ या फिर खाद्य साधन नहीं देते हैं। ठीक है, साधन का कर, और ये हो गया हमारा जनसंख्या का। ठीक, तो ये जो हमारा पॉइंट है जहां पर ये एक दूसरे को काटते हैं, तो ये क्या कहलाता है हमारा क्राइसिस। ठीक है, क्राइसिस पॉइंट कहलाता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ क्राइसिस। ठीक है, यानी कि इस बिंदु से पहले जो है
वे क्या होता है, उन दोनों में संतुलन होता है, यानी कि जनसंख्या और खाद्य पदार्थों, यानी कि जितनी जनसंख्या है हमारी ये जा रही है, और उससे ज्यादा हमारे क्या है, खाद्य पदार्थ यानी कि खाद्य आपूर्ति के साधन उस समय उपलब्ध है। लेकिन जब इस पॉइंट पर ये दोनों आते हैं, इसके बाद क्या होता है, जो हमारी जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ने लगती है, और जो खाद्य उत्पादन के हमारे साधन है वे क्या है, वो कम गति से बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो होता है, इन दोनों में असंतुलन यानी कि गैप बढ़ता जाता है। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये ऐसे सीधा जाता रहेगा। ठीक, और आप यहाँ देखें, यहाँ गैप बहुत कम है। ठीक है, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ क्राइसिस है हमारा, जिसके बाद इसमें असंतुलन पैदा हो जाता है। तो इसी से बचने के लिए तो मॉल्थस ने क्या बताया, हमारे 2 उपाय बताए हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण के 2 उपाय हैं। एक हमारा नैसर्गिक, जो हमने बताया प्राकृतिक, और दूसरा हमारा होता है निवारक यानी कि नैतिक नियंत्रण। ठीक है, तो उन्होंने प्रकृति के जो हमारे नियंत्रण है, प्राकृतिक नियंत्रण यानी कि जो हमारा नैसर्गिक उपाय है, उनको कष्टदायक मानते हुए क्या कहा है कि जो नैतिक उपाय है, हमें उसके द्वारा क्या करना चाहिए, जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा मॉल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। तो अब हम देखेंगे इसकी कुछ आलोचनाएं, क्योंकि जो मॉल्थस है इनकी सिद्धांत की काफी आलोचना हुई है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो इसको रफ कर लेते हैं, देखते हैं इनके सिद्धांत की आलोचना। तो जैसे कि मॉल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा आलोचना की गई है, तो उसके कुछ बिंदु हम स्पष्ट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है हमारा बदलती तकनीकी पर ध्यान नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि जो मॉल्थस हैं उन्होंने अपनी जनसंख्या सिद्धांत में जो जनसंख्या नियंत्रण की जो बदलती हुई तकनीक है उस पर ध्यान नहीं दिया है। यानी कि उन्होंने जो वर्तमान में जैसे कि गर्भ निरोधक और भी बहुत से तकनीकें हैं जिसके द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है, उसको क्या किया है, उस पर ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, और दूसरी क्या है हमारी आलोचना का आधार, वह है बदलती हुई उत्पादन तकनीक। ठीक है, ये पर ध्यान नहीं, यानी कि मॉल्थस ने अपने सिद्धांत में जो उत्पादन की जो बदलती हुई तकनीक है उस पर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो हरित क्रांति है और जो उत्पादन की नई नई मशीनें हैं उसके द्वारा क्या होता है, जो उत्पादन है उसकी मात्रा को वृद्धि की जा सकती है। लेकिन मॉल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, तो अगला क्या है हमारा पॉइंट, वह है कि मॉल्थस ने अपने सिद्धांत में जो है वो क्या किया है, कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम जो है हमारा, उसके क्रियाशील होने की बात कही। ठीक है, यानी कि मॉल्थस के अनुसार क्या होता है, जो कृषि क्षेत्र है हमारा उसमें क्या होता है, उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है, जबकि जो उत्पादन की तकनीक है, जैसे मैंने अभी बताया ऊपर कि बदलती हुई उत्पादन की तकनीक के कारण क्या होता है, जो कृषि क्षेत्र है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, तो इस पर भी उन्होंने क्या करा है, कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम को क्रियाशील माना है, जबकि उसमें उत्पत्ति वृद्धि नियम भी लागू हो सकता है। ठीक है, तो इससे अगला हमारा पॉइंट है, जो हमारा प्राकृतिक जो उपाय वो है नियंत्रण हमारे, वो केवल जनसंख्या वृद्धि के सूचक नहीं है। यानी कि जो प्राकृतिक नियंत्रण है हमारे, प्राकृतिक नियंत्रण जनसंख्या वृद्धि के सूचक नहीं। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर यदि किसी देश में बाढ़, सूखा, अकाल, इस तरह से जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस देश में जनसंख्या वृद्धि ही हो, यानी कि जो जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ ही रही हो। जहाँ जिस देश में यानी कि जो अर्थशास्त्री जिन्होंने मॉल्थस के सिद्धांत को क्रिटिसाइज किया है, उन्होंने उनका क्या मानना है कि जिन देशों में जनसंख्या कम है वहाँ भी क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि जो प्राकृतिक नियंत्रण है यानी प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो केवल जनसंख्या वृद्धि की सूचक हों। ठीक है, तो जरूर नहीं है कि जिस देश में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक हो, या जिस देश में कम है वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती हो। ठीक है, तो इस तरह से ये है हमारी कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा मॉल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना। तो अब हम देखते हैं कि जो मॉल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है उसकी स्थिति कैसी है और भारत में उसकी स्थिति कैसी है और ये कहाँ कहाँ लागू हो सकता है। ठीक है, तो इसकी स्थिति हम देखेंगे, यहाँ डाल लेते हैं स्थिति। ठीक है,
तो ये जो हमारा माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, ये कैसे विकसित देशों में लागू नहीं होता, यानी कि जो देश हमारे डेवलप हो चुके हैं उसमें लागू नहीं होता है, बल्कि किस में होता है, अल्प विकसित देशों में लागू होता है। ठीक है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो है वह किन देशों में लागू होता है, अल्प विकसित देशों में। ठीक है, और जो भारत में है, ये भारत में सन 1921 से पहले, यानी कि जो 1921 है, इससे पहले का जो काल है, यानी कि जो समय है, उसमें माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो है वो क्रियाशील था। लेकिन उसके बाद से, जब से हरित क्रांति भारत में हुई है, उससे जो है उत्पादन के साधनों में, उत्पादन में वृद्धि जो है वो तीव्र गति से हुई है। तो इसी कारण क्या है, ये अब माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वो भारत में अब क्रियाशील नहीं है। ठीक है, तो जो ये माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है वे अविकसित या फिर अल्पविकसित देशों में ही क्रियाशील होता है। ठीक है, तो ये था हमारा माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में नव माल्थसवादी जनसंख्या सिद्धांतों को। ठीक है, और आगे उसके आगे के जनसंख्या सिद्धांतों को। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।